डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनियाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए, तो आपका एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एंटासिड्स। एंटासिड्स होता क्या है, कब लिया जाता है, कौन से डिजीज में लिया जाता है, एंटासिड की कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, एंटासिड का क्या क्लासिफिकेशन होता है, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब अपन इस लेक्चर में ढूंढेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा जो फार्मासिस्ट और डीसीओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और लगभग यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है कि क्या है कि इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर अपन कैसे करने वाले हैं, मैं आपको कैसे लिखेंगे और किस तरह से आप इसको समझेंगे, दोनों चीज बताऊंगा। फ्रेंड्स, नाम से पता लग रहा है एंटासिड। एंटासिड का मतलब एंटा का मतलब अगेंस्ट, एंटी जिसको अपन बोलते हैं। ओके, एसिड के अगेंस्ट जो काम करने वाला है हम उसको एंटासिड बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, ये स्टमक है। ओके, और स्टमक में एक्सेस यहाँ पे HCl है जिसको अपन गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम जो मतलब इस एसिड को अगेंस्ट जो काम करने वाला है एंटासिड कहलाएगा। एसिड के अगेंस्ट एसिड दैट इज HCl एसिड है। एसिड के अगेंस्ट काम कौन करता है, बेस करता है। मींस यदि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, NaCl बन जाता है और यहाँ पे H2O बन जाता है एंड CO2 बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एसिड था ये पूरा का पूरा, ये वाला एसिड जो यहाँ पे था, हमने किसी पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया तो दैट सोडियम बाइकार्बोनेट विल कम हियर, दैट इज NaCO3, और यहाँ जितनी भी HCl है जो रेड कलर में बता रहा हूं मैं, वो पूरे के साथ न्यूट्रलाइज करके इस तरह की रिएक्शन देगा। मींस जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मींस फ्रेंड्स क्या हुआ, एसिडिटी यहाँ पे क्या हुआ, एसिडिटी जिस पेशेंट की थी, एसिडिटी जिस पेशेंट की थी वो कम हो गई या न्यूट्रलाइज हो गई। फ्रेंड्स, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, हम HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, pH इंक्रीज होगा। और यहाँ पे दूसरी चीज है एक तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इसके डेफिनेशन में मैं 4 पॉइंट लिखूंगा। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला तो है कि वीक बेस होता है, एंटासिड्स आर वीक बेस। क्या करता है, रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड एंड न्यूट्रलाइज। ओके, न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को, विच रिजल्ट्स व्हाट हैपन, एसिडिटी डिक्रीज होगी एंड pH इंक्रीज होगा। सिंपल सी डेफिनेशन लिखना, एंटासिड्स आर वीक बेस विच रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड एंड न्यूट्रलाइज एंड डिक्रीज एसिडिटी एज वेल एज इंक्रीज pH नोन एज एंटासिड। ये है डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेशन देखने के बाद में हम बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज की। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, एंटासिड्स की। फ्रेंड्स, आइडियल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो काम उसको बताया गया है वही काम करे, बस बाकी दूसरा काम ना करे, वो हम बोलते हैं आइडियल प्रॉपर्टी। तो जिस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम एंटासिड का काम क्या है, एंटासिड का काम है HCl को न्यूट्रलाइज करना। ओके, नाउ HCl न्यूट्रलाइजेशन होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब वीक बेस था, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बात कही थी। पहला पॉइंट क्या आता है, नोट एब्जॉर्ब एंड कॉज सिस्टेमिक एल्कोलाइसिस। फ्रेंड्स देखिएगा, यदि एंटासिड की बात करें, एंटासिड देखना बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने बोला था वीक बेस होता है। वीक बेस यदि ये एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में,
वीक बेस एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, तो फ्रेंड देखना बेस है तो वो क्या करेगा, पीएच वो इंक्रीज करेगा। पीएच क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। कहाँ का, ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टेमिक पार्ट का। तो जैसे पीएच इंक्रीज करेगा, पीएच इंक्रीज किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम का पीएच यदि इंक्रीज होगा तो उस प्रोसेस या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एल्कलोसिस। एल्कलोसिस, ओके, एल्कलोसिस बोलते हैं फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सी चीज है। तो यदि पीएच किसी बॉडी कंपार्टमेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वहां के एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं। एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं तो पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये एल्कलोसिस नहीं करनी चाहिए। क्लियर है। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ जो एंटासिड दिया है वो स्टमक में जाके अपना न्यूट्रलाइजेशन का काम करे और वो एब्जॉर्ब ना हो। वो तो यदि एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या करेगा, सिस्टेमिक एल्कलोसिस हो करेगा। क्लियर। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि नोट लिबरेट CO2 एंड कॉज रीबाउंड हाइपर एसिडिटी। फ्रेंड्स रीबाउंड हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या होता है समझना। जैसा कि अपन ने एक एग्जांपल लिया था, HCl जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड है और यहाँ पे मैं यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाता हूं जो कि एज ए एंटासिड की तरह काम करता है। ओके, और ये HCl क्या है, गैस्ट्रिक एसिड है जिसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। ओके, नाउ ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ पे H2O एंड CO2 बाहर निकलता है। फ्रेंड्स कम ध्यान दीजिएगा, CO2 बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देखना कि आपको जैसा ही CO2 बाहर निकलता है, H2O और CO2 बाहर निकलता है तो यहाँ पे H2CO3 वापस रिएक्शन करता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ओके, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी चीज है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कार्बोनिक एसिड बनता है। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों दिया था, एसिड को खत्म करने के लिए। सिंपल सी चीज है। लेकिन जब एंटासिड एज ए सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, NaCl तो बना दिया और उसने आराम से गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, बट एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो एक बार तो ये जैसे ही HCl को खत्म करके वापस एसिड बना लेता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिटी इंक्रीज हो गई, पीएच वापस डाउन हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रीबाउंड हाइपर एसिडिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसे एंटासिड जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, दैट एंटासिड कॉज रीबाउंड हाइपर एसिडिटी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली हम इस तरह के एंटासिड लेते हैं तो क्या होता है, वो एंटासिड हमें इमीडिएट रिलीफ तो दे देगा क्योंकि जाते ही वो गैस्ट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, लेकिन वो इमीडिएटली रिएक्शन देने के बाद में जैसे ही वो CO2 बनाएगा, दैट CO2 रिएक्ट विद वाटर दैट इज प्रेजेंट इन स्टमक में प्रेजेंट उस वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड अगेन एक्ट एज एसिड और दिस प्रोसेस नोन एज रीबाउंड हाइपर एसिडिटी। तो ऐसे एंटासिड जिनमें सोडियम बाइकार्बोनेट एज इंग्रेडिएंट होता है, वो उनमें कौन सा साइड इफेक्ट होता है, रीबाउंड हाइपर एसिडिटी होता है। ओके, नाउ अब लेना नहीं लेना वो आप पे डिपेंड है कि आप लेते हैं या नहीं लेते। सिमिलरली जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 रहता है, वो CO2 क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड अगेन एसिडिटी को इंड्यूस करता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है। तो जनरली कोल्ड ड्रिंक्स भी जनरली कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीने से एसिडिटी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है जनरली एसिड, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में जनरली CO2 प्रेशराइज्ड फॉर्म से उसमें डिसॉल्व की होती है और दैट CO2 इज फॉर्म
कार्बोनिक एसिड विद वाटर। ओके, ये हो गया हमारा रिबाउंड हाइपर एसिडिटी का। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, दूसरा नेक्स्ट हमारा आता है नोट इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, देखिएगा कि स्टोमक में वो किसी भी फूड कंटेंट का यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस ना करें, वो अपना ही काम करे। दैट इज अपना काम का मतलब गैस्ट्रिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करना चाहिए। क्लियर है। फिर आता है नोट बी लैक्सेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन। ना तो वो लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, डायरियल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को लूज मोशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझ में आता है कि टाइमली वेस्ट मटेरियल का डिस्चार्ज नहीं होता। तो ना तो वो डायरिया करना चाहिए, ना वो कॉन्स्टिपेशन करना चाहिए। पता लगे हमने एक बीमारी को खत्म करने के लिए लिया लेकिन दूसरी बीमारियां चालू हो गई, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फिर उसका नेक्स्ट आता है क्या, उसका क्विक एक्शन होना चाहिए। एक्शन बड़ा क्विक होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि हमने अभी लिया 2 घंटे बाद में 5 घंटे बाद में रिलीफ मिल रहा है। तो जनरली क्विक एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगेन क्विक एक्शन हो लेकिन इसमें रिबाउंड हाइपर एसिडिटी ना होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है उसका जैसे हमने लिया वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अभी लिया 1 घंटे बाद में हमें फिर से लेना पड़ रहा है, तो उसका एक्शन भी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होना चाहिए। फ्रेंड्स फिर उसके बाद में आता है नोट इंटरफेयर विद डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब जैसा कि हमने बोला गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन हमें यह भी पता है कि गैस्ट्रिक एसिड इज वेरी मच एसेंशियल फॉर व्हाट, डाइजेशन पर्पज। क्योंकि वो गैस्ट्रिक एसिड क्या करता है, बहुत सारे माइक्रोब्स को किल करता है, होमोजेनस कंडीशन बनाता है जो हमने फूड खाया। तो यदि होमोजेनस कंडीशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो आपने एंटासिड लिया पूरे के पूरे HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया, व्हाट विल हैपन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहां पे एक्लोरहाइड्रेज जैसी कंडीशन बिल्डअप हो जाएगी। क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है बी पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब क्या होता है, स्वाद के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि हम स्टमक की बात कर रहे हैं, एसिडिटी स्टमक में होती है तो हम ओरली लेंगे तो वो क्या होगा, मुंह में स्वाद के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कड़वा होगा तो कोई भी पेशेंट नहीं ले पाएगा, उससे क्या होगा, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर। फिर उसके बाद में लास्ट में आता है नोट बी कॉस्टली। यदि वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, तो वो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये है फ्रेंड्स किसके, एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टीज। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट से, बाकी तो आप चीज लिख दोगे। एक तो होता है सिस्टेमिक एल्कोलिसिस, जो एब्जॉर्ब होके बॉडी का सिस्टम का पीएच इंक्रीज कर देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, रिबाउंड हाइपर एसिडिटी, जो वहां पे न्यूट्रलाइज करके वहां पे CO2 बनाता है, दैट CO2 रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसीलिए वहां पे एसिडिटी वापस इंक्रीज हो जाए। ओके, नाउ फ्रेंड्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स। जैसा कि हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा था फ्रेंड्स, सबसे पहली कैटेगरी आती है सिस्टेमिक एंटासिड। सिस्टेमिक एंटासिड का मतलब क्या होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, सिस्टम में पहुंच रहा है। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा, सिस्टम में पहुंचेगा, इसका मतलब वो क्या होगा, एब्जॉर्बेबल होगा। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एब्जॉर्बेबल होगा। क्लियर। एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया था, वो सिस्टेमिक एल्कलासिस करेगा। क्लियर। और एब्जॉर्ब मतलब सॉल्ट है, ये वीक बेस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी में जाके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग करेगा, ऑल्ट्रेशन करेगा। क्लियर। नाउ फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है, ओनली एंड ओनली वन एग्जाम्पल है, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, विच एंटासिड इज एब्जॉर्बेबल। तो एक सिंपल सा आंसर है, एक ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रख लेना, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर आता है दूसरी कैटेगरी, दैट इज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। नॉन सिस्टेमिक का मतलब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन एब्जॉर्बेबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो सिस्टेमिक एल्कलोसिस नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग नहीं करेगा। क्लियर? नाउ सिस्टेमिक एंटासिड आर क्लासिफाइड फर्दर, कैसे? दैट इज एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। इस तरह से तीन कैटेगरी किसकी, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स की। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के सॉल्ट आ गए, कौन कौन से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फोस्फेट एंड कार्बोनेट। हाइड्रोक्साइड, फोस्फेट एंड कार्बोनेट, ये तीनों के तीनों एज ए एंटासिड की तरह काम करते हैं। फ्रेंड्स फिर ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड की बात कर रहा हूं मैं, तो कैल्शियम के कार्बोनेट एंड फोस्फेट दोनों एज ए एंटासिड की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, अगेन कार्बोनेट मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फोस्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड मैग्नीशियम सिट्रेट। ये है फ्रेंड्स कौन से वाले, मैग्नीशियम से रिलेटेड एंटा। फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद करवाता हूं, क्या, जैसा कि मैंने बोला था आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड में क्या था, वो ना तो कॉन्स्टिपेशन करना चाहिए ना डायरिया करना चाहिए, मींस लैक्सेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और कैल्शियम से जो होंगे, एल्यूमिनियम और कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी एंटासिड होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच फॉलोइंग एंटासिड कॉज कॉन्स्टिपेशन, तो आपके सामने एग्जांपल दे दिया जाता है इन किसी का, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, एल्यूमिनियम होगा या कैल्शियम होगा तो कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टी से कैल्शियम याद रखना, कॉन्स्टी से कैल्शियम याद रखना, साथ में एल्यूमिनियम और जोड़ लेना। क्लियर? मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड सारे के सारे, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड सारे के सारे क्या करेंगे, डायरिया करेंगे। ओके, डायरिया करेंगे। डायरिया का मतलब क्या होगा, लूज मोशन हो जाएगा, मतलब हम इनको इंडिविजुअली लेंगे। यदि मैं सिर्फ इसी को लूंगा तो डायरिया कर देगा, और मैं सिर्फ एल्यूमिनियम वाला लूंगा तो कॉन्स्टिपेशन कर देगा, सिर्फ कैल्शियम वाला लूंगा तो अगेन कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइडियल कोई सा भी नहीं है, इसलिए क्या होता है, पेशेंट को साइड इफेक्ट बियर करने पड़ते हैं। जैसा कि ये अब्जॉर्बेबल है तो ये क्या करेगा, सिस्टेमिक एल्कलोसिस कर देगा, ये डायरिया कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दोनों कॉन्स्टिपेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किया कि एब्जॉर्बेबल प्रॉब्लम क्या करता है, नॉन एब्जॉर्बेबल क्या प्रॉब्लम करता है, नॉन एब्जॉर्बेबल में अगेन डायरिया करता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। इसीलिए फ्रेंड्स थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन क्या होता है या क्यों दिया जाता है, बेसिकली जो साइड इफेक्ट होता है उनको काउंटर एक्ट करने के लिए दिया जाता है, काउंटर एक्ट साइड इफेक्ट। ओके, जैसे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन करने वाली दोनों को एक साथ दे दो तो क्या करेगा, एक तो डायरिया करेगा एक कॉन्स्टिपेशन करेगा, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और पेशेंट का फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी कैटेगरी में अपने एग्जांपल देखना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन कर रहा था और मैग्नीशियम क्या कर रहा था, डायरिया कर रहा था, तो ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, पेशेंट को फायदा हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट अगेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। क्लियर? फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स मेगाल्ड्राइट होता है, दैट इज मोनोएलियम हाइड्रेट होता है, उसका दूसरा नाम होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट होता है। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जनरली अपन प्रॉब्लम आती है CO2 लिबरेट होती है, लिबरेट होती है तो स्टमक में क्या होता है, फॉर्म्स बन जाते हैं, इसलिए बहुत सारे एंटासिड्स में साइमेथिकोन भी डाला जाता है। साइमेथिकोन एज ए डी फॉर्म
डिफॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो साइमेथिकोन एंटासिड भी डाला जाता है। साइमेथिकोन क्या करता है, डिफॉर्म, जो फॉर्म्स बन जाते हैं उन फॉर्म्स को क्या करता है, डाउन करता है, उनको डिक्रीज करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर है। नाउ फिर आता है नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। लास्ट में है एल्जिनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स, ध्यान देना, क्वेश्चन एक और आता है, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस एंड गिव द एग्जांपल्स। इस पे अलग से क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल। क्लियर है। तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए थ्योरेटिकल। पहला तो डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड विद सुटेबल एग्जांपल। तो मैंने जितना भी आपको पूरा वीडियो लेक्चर में पढ़ाया पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड बता दिया, डिफॉर्मिंग एजेंट कौन सा होता है, साइमेथिकोन डाइमेथिकोन होता है। डायरिया कौन करता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग करता है। कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। एब्जॉर्बेबल एंटासिड कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एल्केलोसिस कौन सा करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको ये समझ में आया तो आपका एक लाइक बनता है, सब्सक्रिप्शन बनता है, तो सब्सक्रिप्शन करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।